एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट सवाल कक्षा 8 कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। यानी 4 घंटे यदि हमारी गाड़ी खड़ी रहती है तो 60 रुपए लगते हैं, 8 घंटे खड़ी रहती है तो 100 रुपए लगते हैं, 12 घंटे खड़ी रहती है तो 140 लगते हैं, 24 घंटे खड़ी रहती है तो 180 लगते हैं। हमको इसमें बताना है कि जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा, कि क्या कार पार्किंग शुल्क इसके प्रत्यक्ष अनुपात में है, ये ज्ञात करना है। देखो बेटा, इस पूरे को क्या मान लो आप x, यानी जो समय है इसको क्या मान लो x, और इसको आप पूरे को क्या मान लो y, इसको पूरे को आप क्या मान लो y। अब हम ये जांच करेंगे कि क्या ये कार पार्किंग शुल्क है वो समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या। तो देखिए बेटा, सूत्र लगेगा x बटे y बराबर k, यानी हमको इस k की वैल्यू का पता करना है क्या ये समानुपात में है या नहीं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट देखिए 4 घंटे, इसको मैं 4 बटे x बटे y का मतलब 4 बटे 60 लिख सकता हूँ। देखो इसको काट दो, 4 एकम 4, 15 चौक 60, यानी 1 बटे 15। अब दूसरा देखो, दूसरा है 8 घंटे के कितने लग रहे हैं 100 रुपए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 बटे 100, इसको भी काट दो, 4 दूनी 8 और 25 आ गए। तो बेटा देखो यही डिफरेंस आ गया, यही क्या गया डिफरेंस। तीसरा भी करके देख लो, तीसरा है 12 घंटे के कितने लग रहे हैं 140, 12 घंटे के कितने लग रहे हैं 140। देखो इसको काटो बेटा, किससे कट रहा है 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 35, 3 बटे 35। तो ये क्या गया डिफरेंस आ गया, क्या आ गया डिफरेंस। यानी यदि सभी जगह यदि 1/15 1/15 आ जाते तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में होता। अब ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/15। अब देखो बेटा यही देख लो कि 1/15 बराबर नहीं है, किसी के भी लिख दो, चाहे 2/25 के लिख दो, चाहे 3/35 के 2/25 के, 2/25 के, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही भाई, यही डिफरेंस आ गया तो यही छोड़ दो कि कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यदि ये समान चलती तो प्रत्यक्ष अनुपात में हो जाता, अब ये डिफरेंस अनुपात में नहीं है। ओके बेटा, हाँ भाई देखिए दूसरा सवाल देखिए कि एक पेंट के कुल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की संभावना है। यानी कोई मिश्रण तैयार कर रहे हैं लाल रंग का, यदि 8 कोई मिश्रण है उसके कुल 8 भागों को मिला करके यदि मिश्रण तैयार करते हैं तो रेड कलर का एक भाग तैयार होता है, ये ध्यान रखो आप लोग। तो अब हमको वे भाग ज्ञात करने हैं जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए बेटा, लाल रंग के पदार्थ ये तो x मान लो और कुल मिश्रण को क्या मान लो आप y। तो देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया। वैसे ही ये y1 हो गया, y2 का मान नहीं दे रखा, y3 का मान नहीं दे रखा, 4 का नहीं दे रखा, 5 का नहीं दे रखा, आप निकाल सकते हो सबको। तो देखिए सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, ये वाला सूत्र लगेगा। तो देखिए बेटा, अब x1 का मान 1 बटे y1 का मान 8 बराबर x2 का मान 4 और y2 का मान नहीं दे रखा, तो y2 का मान y2 मान लेते हैं हम, तो y2 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y2 का मान कितना आ गया 8 चौक 32, यानी y2 का मान कितना आ गया बेटा 32। अब हमको किसका मान निकालना है,
इसका निकालना है, तो इसका मान कितना आ गया बेटा 32 y2 का मान। अब हमको निकालना है इसका y3 का, तो वही 1/8 आपका साथ में चलेगा, तो 1/8 बराबर x2 की जगह 7 लिखो और y3 नहीं दे रखा तो y3 लिख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y3 बराबर 8 7 56, y3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 56। ऐसे ही किसका निकाल दो, अब y4 का निकाल दो, तो 1/8 बराबर 12/y4 क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई एक को किस संख्या से इंटू करते हैं तो वो की संख्या आती है, तो y4 बराबर 12 8 96, तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 96। अब बचा हमारा y5, 1/8 बराबर 20/y5। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y5 बराबर 20 × 160। देखो बेटा हमने सबकी वैल्यू क्या कर दी, ज्ञात कर दी। आप यदि इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि y2 की वैल्यू कितनी आ गई 32, y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 56, y4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 96 और y5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 160। ओके।